So moving forward to the next part, that is सुपर क्लास पाइसेस एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। ठीक है, इसका पहले फटाफट एनसीईआरटी से रीडिंग करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स कैसे याद रखने के वो मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है, तो सब लोग अपने एनसीईआरटी के पेज नंबर 56 पे आएंगे। पेज नंबर 56 पे अपन ने क्लास साइक्लोस्टोमेटा तो पिछले क्लास में देख लिया था, है ना। अभी अपन बढ़ते हैं क्लास कॉन्ट्रिक्टाइज के ऊपर। मतलब ये किसका क्लास है, वो क्लास साइक्लोस्टोमेटा तो खैर डिवीजन ए नेथा का था, लेकिन डिवीजन नेथोस्टोमेटा में सुपर क्लास पाइसेस, सुपर क्लास टेट्रापोडा, उसमें से सुपर क्लास पाइसेस जो है उसका क्लास कॉन्ट्रिक्टाइज अभी अपन रीड कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 56। दे आर मरीन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड है ना, इस प्रकार से जो पानी के फ्रिक्शन को, पानी के अपोजिशन को क्या मतलब पानी में ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो उसका, पानी उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, इस हिसाब से पॉइंटेड एरो के समान। ठीक है, बर्ड्स की भी बॉडी ऐसी रहती है, स्पिंडल शेप्ड, ताकि पानी आराम से निकल जाए, बर्ड्स के केस में एयर आराम से निकल जाए। स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन ऑफ कोर्स। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। डायग्राम देखेंगे, डायग्राम छोड़ो, शार्क को तुमने इमेजिन करो, शार्क को तुमने देखा होगा। तो शार्क क्या करता है, जब अटैक करता है तो उसका जो माउथ है वो उसका वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है, टिप में प्रेजेंट नहीं है ना, वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है। वेरस तुमने क्लाउन फिश को देखा होगा, या जो भी तुम्हारे एक्वेरियम में तुमने फिशेस देखी होगी, उन सब में माउथ कहाँ पे, उनके फिश के टिप पे रहता है, टिप। ठीक है, वेरस क्योंकि वो ऑस्टिक्टाइज है एक्वेरियम वाली फिशेस, वेरस कॉन्ट्रिक्टाइज में माउथ वेंट्रल रीजन में रहेगा। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। एनसीईआरटी ने खुद ने इसको बोल्ड करके लिखा हुआ है अपने लिए, तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। भले ही वर्टिब्रेट्स में रखा हुआ है इनको, लेकिन इनमें नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम मतलब कवरिंग रहता है गिल का, ये अगेन अपने को ऑस्टिक थाइज में क्लियरली दिखता है, क्योंकि ऑस्टिक थाइज में वो प्रेजेंट रहता है। ऑस्टिक थाइज देखो, कॉन्ट्रिक थाइज है ना, वो सिर्फ मरीन वाटर में मिलेंगे, वेरएज ऑस्टिक थाइज अपने को मरीन और फ्रेश दोनों वाटर्स में मिलेगी। ठीक है, तो अगर अपने को ऑस्टिक थाइज फ्रेश में मिल रही है लेकिन कॉन्ट्रिक थाइज सिर्फ मरीन में मिल रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि फ्रेश वाटर में जो फिशेस रहेगी वो ऑस्टिक थाइज ही रहेगी, है ना। तो ऑस्टिक थाइज मतलब अपने घरों में जो एक्वेरियम रहता है, फिश पॉट रहता है, उसमें ऑफ कोर्स ऑस्टिक थाइज ही रहेगी। तो उन ऑस्टिक थाइज को अगर तुम पास से देखोगे तो तुमको उनमें ओपरक्यूलम क्लियरली विजिबल दिख जाएगा। ठीक है, द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। यहाँ पर एक चीज़ मैंने पिछले क्लास में बोला था कि कोई भी फिश रहे, तुमको अपीयर हो या ना हो, लेकिन स्केल्स फिशेस में स्ट्रिक्टली प्रेजेंट रहेंगे, मतलब रहेंगे, ऐसा मैंने बोला था, है ना। ऐसा मैंने क्यों बोला था, क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा में स्केल्स नहीं है, बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स, ऐसा बोला था अपन ने साइक्लोस्टोमेटा में। तो यहाँ पर स्केल्स प्रेजेंट रहेंगे। प्लेकॉइड मतलब क्या, प्लेकॉइड यानी नीडल, अपनी सुई रहती है ना, सुई ऐसा चुभने वाले शेप का, ऐसा नीडल शेप्ड, उसको बोलते हैं प्लेकॉइड। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। तो दांत मतलब उसके कुछ नहीं बल्कि बस मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स है विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, उनका डायरेक्शन पीछे की तरफ है। ठीक है, देयर जॉज। अच्छा एक सेकंड, इससे एक और चीज़ से लिंक लगती है, एक और चीज़ याद रखने में हेल्प होती है। अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग प्रकार के टीथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें अपन बोलते हैं कि शार्क्स के जो टीथ है वो इजीली टूट सकते हैं, एक्रोडोंट टीथ है उनके, ऐसा बोलते हैं अपन। ठीक है, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि वो रियल टीथ है ही नहीं, दे आर नथिंग बट मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। तो उनके बार बार टीथ टूटते हैं, इजीली टूट सकते हैं, लेकिन फिर इजीली टूट जाएंगे तो फिर वो बिना टीथ के रहेंगे क्या, नहीं, तो उनके टीथ बार बार उग भी जाएंगे। ह्यूमन बीइंग्स के केस में जिंदगी में सिर्फ 2 ही बार टीथ आते हैं, है ना, एक बार मिल्क टीथ, एक बार परमानेंट टीथ। लेकिन फिश में कैसा है कि फिश में टूटा फिर से आया, टूटा फिर से आया। तो हम लोग डायफायोडोंट है, अपने पास जिंदगी में 2 ही बार टीथ आएंगे, लेकिन फिश में मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं, तो इसलिए फिश को बोला जाता है पॉलीफायोडोंट। ठीक है,
देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, शिकारी रहते हैं ये लोग। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। ये चीज़ हमने बायोमोलिक्यूल्स में देखी थी। हैमर हेडेड शार्क में क्या होता है, तो हैमर हेडेड शार्क में या फिर स्पर्म वेल में स्पर्मेसिटी ऑर्गन रहता है, हैमर हेडेड शार्क में हैमर होता है। तो उसमें क्या होता है, तो अपन ने बोला था उसमें ऑयल होता है ना। अब ऑयल जो है वो तो यार प्लांट्स में मिलता है, और फैट जो है वो एनिमल्स में मिलता है। ये चीज़ अपन ने बायोमोलिक्यूल्स में देखी हुई है ना। तो ये जो ऑयल है ये फिर शार्क में या व्हेल में आया कहाँ से, तो अगेन ये चीज़ लिंक हो जाती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ कि वो एक्चुअली डायटम्स का ऑयल होता है, ठीक है। दूसरा चीज़, इनमें ऑयल होता क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस, ऑयल को स्टोर क्यों करके रखती है इनकी बॉडी, तो वो जब डीप डाइव में जाते हैं, मैंने लेनिंजर से रीड भी किया था ये बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते वक्त, इफ यू रिमेंबर, जब ये डीप डाइव में जाते हैं तो डीप डाइव में उनका जो ऑयल रहता है, ऑयल मतलब लिक्विड रूम टेम्परेचर पे, तो प्रेशर बढ़ने के कारण वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। तो एक तो इनकी बॉडी बर्स्ट होने से भी बचती है, ऊपर से वो उसका डेंसिटी बढ़ जाएगी, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो इनकी बॉडी डीप डाइव में नीचे ही रहेगी, ठीक है। मतलब बराबर उसका डेंसिटी वाटर के जितनी हो जाएगी और वो एक जगह पे स्टेबल रह पाएंगे, इसलिए इनके बॉडी में ऑयल स्टोर रहता है, ऐसा अपन ने बायोमोलिक्यूल्स में देखा था, ठीक है। तो क्योंकि ये डीप डाइव में जाते रहते हैं, इन्होंने अगर स्विमिंग बंद कर दिया तो ये नीचे डूब जाएंगे, क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर नहीं है। तो 3 चैप्टर्स एक साथ लिंक हो रहे हैं इस एक स्टेटमेंट से, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोमोलिक्यूल्स एंड एनिमल किंगडम। तो इसको एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडरलाइन कर लेंगे। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, है ना। और जो न्यूक्लियस वाले बच्चे वो तो अपनी स्पेशल कॉपी में लिख लेंगे, स्पेशल कॉपी नहीं होगी तो कोई भी कॉपी में लिख लेंगे। इकोलॉजी के वक्त भी बताया था, तुम लोगों के पास समय है, अंडरलाइन करने के चक्कर में मत पढ़ते बैठो, इन पॉइंट्स को सेलिएंट फीचर्स ऑफ द चैप्टर करके अलग से लिखते चलो, ठीक है। यानी एग्जाम के पहले रिविजन करने में तुमको हेल्प होगी। यही तुम्हारे नोट्स रहेंगे मेन, जो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने वाले नोट्स रहेंगे वो, ठीक है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, ये तो यार सभी फिशेस में रहेगा, कॉन्ट्रिक थाइस की खासियत नहीं है, ऑस्टिक थाइस के में भी वही रहेगा। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन लाइक टॉर्पेडो, एंड ये टॉर्पेडो मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी का झटका देती है ये फिश। अच्छा, इलेक्ट्रिक ईल नहीं है टॉर्पेडो मतलब। ईल बहुत फेमस फिश है जिसके बारे में तुमने सुना रहता है कि ईल से झटका लगता है, ईल से ये होता है, ईल से वो होता है। ईल बहुत कॉमन फिश है, ठीक है, लेकिन ये टॉर्पेडो जो है ये ईल नहीं है, ये अलग फिश है, ठीक है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रिसिटी का झटका देती है। एंड सम पजेस पॉइजन स्टिंग लाइक ट्राइगॉन, दिस ट्राइगॉन का इट इज नथिंग बट स्टिंग रे नाम की फिश है। ये पॉइजन का स्टिंग रहता है, उसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम रहता है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, ऑफ कोर्स दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, सेक्सेस आर सेपरेट, इन मेल्स पेल्विक फिन्स बेयर क्लैस्पर्स, ठीक है, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इसलिए इनके पेल्विक फिन्स पे, फिन्स है ना जिससे वो स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे पेल्विक फिन्स, तो उस पे रहेंगे क्लैस्पर्स। क्लैस्पर्स आर ऑर्गन्स विच आर यूज्ड फॉर अटैचिंग और होल्डिंग द फीमेल। ये क्लैस्पर्स ऑस्टिक थाइज में ज़रूरी नहीं है क्योंकि उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसीलिए तो उनके पास क्लैस्पर्स है। एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं तुमको बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। क्लास ऑस्टिक थाइज, इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस विथ बोनी एंडोस्केलेटन, बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर। लेकिन ऊपर वाले कॉन्ट्रिक थाइज सिर्फ मरीन में थे, मतलब फ्रेश वाटर, ऑस्टिक थाइज फ्रेश वाटर मरीन दोनों में मिलेंगे, लेकिन फ्रेश वाटर में तो सिर्फ ऑस्टिक थाइज मिलेंगे, यही इससे मीनिंग निकल रहा है ना। इसलिए अपने एक्वेरियम की जो फिशेस है वो ऑस्टिक थाइज रहेगी विथ बोनी एंडोस्केलेटन, ऑफ कोर्स नाम में लिखा है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपरक्यूलम, इसको अंडरलाइन करेंगे 4 पेयर्स ऑफ गिल्स को, और न्यूक्लियस वाले इसको लिख ही लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स, इसमें अपने को कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा में अपन ने बोला था 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स है करके, और इसमें 4 पेयर्स ऑफ गिल्स है ऑस्टिक थाइज में, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
पर है हम लोग, हाँ, विच आर कवर्ड बाय एन ओपर्क्यूलम ऑन ईच साइड. ओपर्क्यूलम इज नथिंग बट अ कवरिंग ऑफ द गिल्स. स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स. उन लोगों में कॉन्ड्रिक्टाइज में प्लेकॉइड स्केल्स थे. प्लेकॉइड का शेप था नीडल का. इनका साइक्लॉइड या टिनॉइड नाम में ही लिखा हुआ है, साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल्स का शेप रहेगा सर्क्यूलर. एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायंसी. बायंसी मतलब फ्लोटिंग ऑफ कोर्स. तो बार बार कंटिन्यूस स्विमिंग करने की जरूरत नहीं, स्विमिंग रोक भी दिया तो भी ये डूबेंगे नहीं. हार्ट इज 2 चेम्बर्ड, ऑफ कोर्स सभी पाइसेस में वही रहने वाला है. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ऑफ कोर्स सभी पाइसेस में वही रहने वाला है. सेक्सेस आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल. एक्सटर्नल होने के कारण इनमें क्लैस्पर्स प्रेजेंट नहीं रहेगा. दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. ठीक है, डेवलपमेंट तो खैर कॉन्ट्रिक्टाइज में भी डायरेक्ट ही रहता है, लेकिन कॉन्ट्रिक्टाइज विविपेरस हो सकते हैं, मतलब डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस. लेकिन ये जो ऑस्ट्रिक्टाइज है ये अंडे देंगे, ओविपेरस रहेंगे. अच्छा, यहाँ पर एक बार एग्जाम्पल्स के ऊपर तो अपन बाद में आएंगे, लेकिन एक बार ये डायग्राम देखेंगे अपन 4.20 वाला. इसमें एग्जाम्पल्स ऑफ बोनी फिशेस में हिप्पोकैम्पस दिया हुआ है. दिस हिप्पोकैम्पस इज नथिंग बट सी हॉर्स. ठीक है, याद रखना बहुत आसान है. एच से हिप्पोकैम्पस, एच से हॉर्स. दूसरी बात, हिप्पोकैम्पस से थोड़ा हिप्पोपोटामस टाइप की भी याद आती है, तो हिप्पोपोटामस, हॉर्स ऐसा करके अपन याद रख सकते हैं. ठीक है, तो देखो अब तुमको एक चीज़ बता देता हूँ. एनिमल किंगडम में कहाँ गड़बड़ हो सकती है पता है क्या? जहाँ पर कॉमन नेम में सी वर्ड आएगा तब. जैसे सिलेंट्रेटा जो थे उनको अपन बहुत सारे नाम दिए थे, जैसे सी वॉलनट्स है ना, फिर सी गूसबेरीज, ठीक है, सी कोम जेलीज, ठीक है, ए निडेरिया, टिनोफोरा, उनके बहुत सारे नाम थे. तो वो उधर वो वाला था. फिर मोल्यूस्का में कुछ सी वाले क्रीचर्स हैं. ठीक है, अच्छा, मोल्यूस्का में डेविल फिश है, दैट इज ऑक्टोपस, जिसको सिलेंट्रेटा के अपन फ्रेश वाटर डेविल से कंफ्यूज कर सकते हैं, वो अपने को नहीं करना है. इकाइनोडर्मेटा में सी कुकुम्बर है, दैट इज कुकुमेरिया, है ना. तो और सिलेंट्रेटा में बहुत सारे सी वाले ऑर्गेनिजम्स है, सी पेन, पेनेटुला, सी फैन, गोर्गोनिया जो गोल गोल घूमता है इसलिए गोल्गोनिया, है ना. तो ऐसे सी वाले जो नाम आते हैं ना, उनके साथ अपने को एकदम अलर्ट रहना है. इसका नाम है सी हॉर्स, लेकिन ये सिलेंट्रेटा वगैरह कोई नॉन कॉर्डेट नहीं है, ये प्रॉपर वर्टिब्रेट्स के अंडर का ऑस्टिक थाइज है. सी हॉर्स को मैं स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऊपर से नेट जियो में और डिस्कवरी में देखकर हर साल हर बैच में एक तो भी बच्चा मेरे को पूछता है कि सर सी हॉर्स की ऐसी खासियत है ना कि उसमें मेल प्रेग्नेंट होता है. ऐसा एक ना एक बच्चा तो मेरे को पूछता ही है. अभी अपने लाइव क्लासेस नहीं है तो मैं ऑनलाइन ही बता देता हूँ, तुम लोगों ने पूछे बिना ही. सी हॉर्स में मेल प्रेग्नेंट नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है. होता क्या है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद वो जो फर्टिलाइज्ड एग है, मतलब जाइगोट है, तो सी हॉर्स का मेल क्या करता है, उस जाइगोट को अपने पीठ पे, अपने बैक पे चिपका लेता है. ऐसा ही फ्रॉग्स भी करते हैं. और फिर उनकी डेवलपमेंट, वो अंडे जो डेवलप होते हैं वो उसके बैक पे डेवलप होते हैं. और जब अंडे हैच होके यंग वंस निकलने का समय आता है तो ऐसा दिखता है कि उसके बैक में से अंडे निकल रहे हैं. बैक पे भी नहीं चिपका था एक्चुअली, उसके पास एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसमें वो अंडे वो फर्टिलाइज्ड एग सोख लेता है और उसको अंदर वो डेवलप करता है. ठीक है, इसलिए ऐसा सोचते हैं कि इसमें मेल फर्टिलाइज हो रहा है, मेल प्रेग्नेंट हो रहा है, लेकिन ऐसा ऑफ कोर्स नहीं है. प्रेग्नेंट ये वर्ड जो है, ये वर्ड ही इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस ये अंडे दे रहे हैं. दूसरी बात, ये अंडे जो है वो ऐसा कुछ उसमें जेनाइटल ट्रैक्ट में फर्टिलाइज वगैरह नहीं हो रहा है कि वहाँ पर फर्टिलाइज होकर डेवलप हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है ऑस्टिक थाइज में, बस उन अंडों को वो अपने पाउच में रख ले रहा है सेफ्टी के लिए, दैट्स ऑल. ठीक है, तो एक्चुअली गलत इन्फॉर्मेशन है. दिखता वैसा है, अंडे मेल में से निकलते हैं तो लोगों को लगता है कि मेल इज गेटिंग प्रेग्नेंट. ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्लास, दैट इज क्लास एम्फीबिया. एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मतलब दो, बायोस मतलब लाइफ. अच्छा, यहाँ पर भी एकदम अच्छे से ध्यान में एक चीज समझना कि एम्फीबियंस में ये नहीं सोचना है अपने को कि जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं वो एम्फीबियंस. ऐसा बेवकूफ़ सामान अपने को बिल्कुल भी सोचने का नहीं है. ऐसा बेवकूफ़ सामान अपने को क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि अगर वैसा रहा रहता तो फिर जो स्विमर्स है, स्विमर्स वो तो 8-8, 9-9 घंटा स्विमिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं डेली. उनका ऑफिस वही है ओलंपिक स्विमर्स का, प्रोफेशनल स्विमर्स का, है ना.
तो वो एम्फीबियंस हो गए क्या? वो आधा टाइम अपनी ज़िंदगी पानी में बिता रहे, आधा टाइम ज़मीन पे बिता रहे, अपने दिन का आधा समय पानी में बिता रहे, आधा समय ज़मीन पे बिता रहे, इसका मतलब वो एम्फीबियंस हो गए फिर। ऐसा अपन बोल सकते क्या प्रोफेशनल ओलंपिक स्विमर्स को एम्फीबियंस? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ आधा समय पानी में रहने और आधा समय जमीन पे रहने से कोई एम्फीबियन नहीं बन जाता। क्रोकोडाइल को एम्फीबियन समझते हैं लोग, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने जो क्रोकोडाइल क्या है बोला तो एम्फीबियंस कंसिडर करना पसंद करते हैं, एम्फीबियंस बोल देते हैं पट से। टर्टल को, टॉर्टोइस को एम्फीबियन बोल देते हैं। नो, नॉट एट ऑल, एकदम गलत इन्फॉर्मेशन है। पानी में क्रोकोडाइल सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि एक तो वो उसको ठंडा होना रहता है, वो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, तो कोल्ड ब्लडेड होने के कारण उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग गया तो वो पानी में जाता है। यार भैंस, गाय भैंस भी तो जाते हैं पानी में, देखा होगा तुमने, लेक्स में वगैरह जाते हैं वो, तो वो भी ठंडा होने के लिए जाते हैं, वो तो वार्म ब्लडेड होने के बावजूद जाते हैं, तो क्रोकोडाइल को तो जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब भैंस थोड़ी एम्फीबियन हो गया, है ना। दूसरी बात, क्रोकोडाइल का प्रॉब्लम क्या है, क्रोकोडाइल बहुत भारी है, भारी होने के कारण वो ज़्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाता है ज़मीन में, लेकिन पानी में उसको वेटलेसनेस की फीलिंग आती है, इसलिए उसकी स्पीड बढ़ती है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से शिकार कर पाता है, इसलिए वो पानी में जाता है। ठीक है, पर उसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसको पानी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ट्रू क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल, रेप्टाइल मतलब ट्रूली टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, और ट्रूली टेरिस्ट्रियल एनिमल्स होने के कारण उन्होंने उनका जो मेन प्रॉब्लम था एम्फीबियंस का कि अंडे अंडे कहाँ देना, अपन सरवाइव तो कर रहे हैं ज़मीन पे, लेकिन अंडे कहाँ पर देना, क्योंकि अंडे सनरेज के कारण सूख जाएंगे, तो इसलिए एम्फीबियंस को मजबूरी है पानी में जाकर अंडे देने की। लेकिन रेप्टाइल्स के पास वो टेंशन नहीं है, रेप्टाइल्स ने CaCO3 का कवरिंग अंडों के ऊपर लगवा लिया है ना। तो रेप्टाइल्स के जो एग्स है वो क्लिडोइक एग्स है, CLEDOIC, क्लिडोइक एग्स मतलब CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग है उनके एग्स के ऊपर। तो एग्स के ऊपर उसका कवरिंग होने के कारण उनके एग्स ड्राई अप नहीं होंगे, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि एग्स पानी के अंदर ही देने पड़े, वो पानी के बाहर भी, मतलब ज़मीन पे भी अंडे देते, ज़मीन पे ही अंडे देते, वो टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, उनके लाइफ साइकिल ख़त्म करने के लिए उनको पानी में जाने की ज़रूरत नहीं है। एम्फीबियंस का प्रॉब्लम क्या है कि उनको अंडे पानी में ही देने पड़ते हैं, तो उनको फर्टिलाइजेशन भी पानी में ही करना पड़ता है। अपन ने फ्रॉग पढ़ा हुआ है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है वो, है ना। इफ़ यू रिमेंबर, तो कॉपुलेटरी पैड रहता है फ्रॉग के ऊपर, 4 लिम्स के पहले फिंगर पे, मेल फ्रॉग के, जिससे वो फीमेल के एब्डोमेन पे प्रेशर अप्लाई करता है और फिर वो अंडे बाहर रिलीज करते, एग, अंडे मतलब अंडे नहीं है, ओवम, और फिर ये स्पर्म भी रिलीज करता है। फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, और कई सारी स्पीशीज फ्रॉग्स की उसको भले ही अपने पीठ पे चिपका ले, लेकिन फिर वो रहते पानी में ही है, और जब अंडे हैच होकर उसमें से टैडपोल निकलते हैं तो वो भी पानी में ही निकलते हैं, और टैडपोल के पास गिल्स होते हैं, लंग्स नहीं होते। अपन ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अडल्ट फ्रॉग के बारे में पढ़ा है, सिर्फ टैडपोल के बारे में नहीं पढ़ा है। टैडपोल में लंग्स नहीं होते, टैडपोल में गिल्स होते हैं। ठीक है, उनके फिंगर्स के बीच में स्किन होती है जिससे उनको स्विमिंग करने में हेल्प हो, जैसे डक में होती है। ठीक है, प्रॉपर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है वो टैडपोल्स है। फिर उनके गिल्स धीरे धीरे कम होते हैं और लंग्स डेवलप होते जाते हैं, और फिर वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रॉग्स में लंग्स होते हैं, टैडपोल में गिल्स होते हैं। टैडपोल बाहर ब्रीदिंग नहीं कर सकता, फ्रॉग पानी में खैर थोड़ा बहुत स्किन से जो ब्रीदिंग कर सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन गिल्स नहीं होते अडल्ट फ्रॉग के पास। अडल्ट फ्रॉग इज अ प्रॉपर टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, वेयर एज ये टैडपोल इज अ प्रॉपर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या मतलब, उसका ही बचपन है वो, लेकिन उसको पानी में ही रहना जरूरी है। तो पानी एंड लैंड, ये दोनों चीजें उसको कंपलसरी है लाइफ साइकिल फिनिश करने के लिए, उसके बिना वो अपनी लाइफ साइकिल ही कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। टॉर्टोइजेस को और क्रोकोडाइल्स को एम्फीबियन समझने की बेवकूफ़ी हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो रीड करता हूँ। As the name indicates, amphibians can live in aquatic as well as terrestrial habitats. Most of them have 2 pairs of limbs. Body is divisible into head and trunk. Tail may be present in some. The amphibian skin is moist, that is without scales. The eyes have eyelids. इस चीज को अंडरलाइन करेंगे, द आईज हैव eyelids को। ठीक है,
इनमें वो भी है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी है, जैसे एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बोला है, और आईलिड्स भी है ना। उधर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के बारे में बताया है फ्रॉग के, और यहाँ पर आईलिड्स भी है बोला है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि आईलिड्स और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दोनों किस में प्रेजेंट है, एम्फीबियंस में। अ टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर, एक्सटर्नल ईयर नहीं, ये सब तो खैर अपन ने फ्रॉग में पढ़ लिया है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोका, ये भी अपन ने उधर पढ़ लिया है, विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, ये भी पढ़ लिया है। द हार्ट इज 3 चैम्बर, दैट इज 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, ये भी हो चुका है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ऑफ कोर्स टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग अलग अलग है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ऑफ कोर्स अभी पूरी कहानी बताई उसकी, पानी में जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं वो। दे आर ओवीपेरस, अंडे देते हैं ऑफ कोर्स। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेकिन अपन इनडायरेक्ट, चलो खैर एंसेटिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बोला है तो अपन तो दोनों याद रखेंगे ही। लेकिन फ्रॉग जो अपना मॉडल ऑर्गेनिज्म है एम्फीबियंस का, उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के ऊपर अपन आते हैं। इसके एग्जांपल्स मैं पढ़ ही लेता हूँ क्योंकि इसके एग्जांपल्स में से कुछ खास है नहीं। बुफो टोड, इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, रट्टा ही मारना पड़ेगा। राना टिग्रीना फ्रॉग, ये अपन ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के फ्रॉग में बोला, ये राना टिग्रीना नाम है उसका। हाइला इज ट्री फ्रॉग। सैलामेंड्रा, सैलामेंडर तो बहुत ईजी है, सैलामेंड्रा सैलामेंडर, इसमें कुछ याद रखना ही नहीं है। इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ऐसा कुछ लोग कंसिडर कर सकते हैं, कुछ एमसीक्यू वगैरह अपने को दिख सकता है, बट दैट विल बी रॉन्ग। व्हाई विल दैट बी रॉन्ग? क्योंकि उसका मीनिंग ये रहेगा कि रेप्टाइल्स लिम्बलेस है, पर मैंने क्लास टेट्रापोडा के वक्त भी बताया था कि रेप्टाइल्स लिम्बलेस नहीं है, सिर्फ उनमें स्नेक्स लिम्बलेस है। ठीक है, वो भी आज है, पुराने ज़माने में मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो तो सांपों को लिम्स हुआ ही करते थे। ठीक है, आज भी इवन सांपों में पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल मिलते हैं, तो लिम्स नहीं है तो फिर उनमें गर्डल क्यों प्रेजेंट है? दैट इज ऑफ कोर्स अ रेमिनिसेंट ऑफ देयर एंसिस्टर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचने का है कि रेप्टाइल्स में लिम्स नहीं होते हैं। तो कनेक्टिंग लिंक, ऐसा क्वेश्चन तुमको अगर दिख गया एमटीजी में, एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स में, तो ठीक है, लेकिन साइंटिफिकली दैट वुड बी रॉन्ग। अंडरलाइन कर लेंगे लेकिन इसको, इक्थियोफिस को। इक्थियो इज द एडजेक्टिव ऑफ फिशेस। ठीक है, हाँ लगे तो फिशेस और एम्फीबियंस के बीच का कनेक्टिंग लिंक अपन इसको जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि लिमलेस है। और लिमलेस कौन है? तो सुपर क्लास पाइसेस लिमलेस है। तो ये जमीन पे भी आ सकता है, लेकिन तो जमीन पे भी आ सकता है, तो इसका मतलब वो है तो एम्फीबियन, लेकिन लिम्स न रहना, ये तो सुपर क्लास पाइसेस का कैरेक्टरिस्टिक है। तो सुपर क्लास पाइसेस और एम्फीबिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक अपन इसको जरूर बोल सकते हैं। इक्थियोफिस दैट विल बी लिम्बलेस एम्फीबियन, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडरलाइन करेंगे। देन मूविंग टुवर्ड्स क्लास रेप्टिलिया। द क्लास नेम रिफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, क्योंकि लैटिन में रेप्टम मतलब टू क्रीप और क्रॉल। They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skin, that is epidermis, scales और scutes। सभी रेप्टाइल्स के ऊपर स्केल्स होते हैं, है ना, इसलिए वो धूप के कारण वो ड्राई अप हो जाने का डर नहीं है जैसा एम्फीबियंस को है। इसलिए एम्फीबियंस को समर में, विंटर में वगैरह, खैर विंटर में तो वो हाइबरनेशन करने का रीज़न उनका कोल्ड ब्लडेडनेस रहना है, वो टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, लेकिन समर में भी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, ये तो रीज़न है ही। लेकिन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि उनकी स्किन ड्राई अप हो जाएगी धूप के कारण, वो सिर्फ रेनी सीजन में ही बाहर निकल सकते हैं। रेप्टाइल्स भी रेनी सीजन में ही बाहर निकलना प्रीफर करते हैं, लेकिन धूप के कारण ये ड्राई अप हो जाने का डर नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर केराटिन से बना हुआ स्केल्स प्रेजेंट है। केराटिन ध्यान रखेंगे, और हमारे उसमें भी बताया था केराटिन इज प्रेजेंट नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो इन रेप्टाइल्स। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स। ठीक है, अपने समान उनको ईयर पिन्ना नहीं दिखेगा, लेकिन टिम्पैनम जरूर प्रेजेंट रहेगा। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, दैट इज मिडल ईयर। ठीक है, लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स। व्हेन प्रेजेंट क्यों बोला है? स्नेक्स के कारण बोला है, क्योंकि स्नेक्स में लिम्स नहीं है, लेकिन बाकी सब में प्रेजेंट है, और जब प्रेजेंट रहेंगे तो 2 पेयर्स रहेगी। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। देखो रियलिटी में 3.5 चैम्बर्ड है, ठीक है, इनका हार्ट, लेकिन एनसीईआरटी ने 3 चैम्बर्ड बोला है, बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। रेप्टाइल्स आर पॉइकिलोथर्म्स। पॉइकिलोथर्म्स मतलब कोल्ड ब्लडेड।
स्नेक्स एंड लिजार्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, केंचुली की बात कर रहे हैं वो। केंचुली पता होगा तुमको, सांप जो होते हैं सांप वो अपनी केंचुली रिलीज करते हैं, है ना, अपनी पूरी स्किन निकाल देते हैं। ठीक है, तो ऐसा और कौन करता है? लिजार्ड्स भी करते हैं। स्नेक्स एंड लिजार्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। एकडाइसिस, इफ यू रिमेंबर, एकडाइसिस। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। फालतू चीज़ है एकदम, एग्जाम्पल्स के ऊपर बाद में आएंगे। क्लास एव्स। The characteristic feature of aves are the presence of feathers and most of them can fly except flightless birds like ostrich. They possess beak. ठीक है, पता है सबको। The forelimbs are modified into wings. The hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming or clasping the tree branches. इसको अंडरलाइन करेंगे कि hind limbs generally have scales. ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इवोल्यूशन में कन्फ्यूजन होगा इस पॉइंट से जब कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड एव्स आएगा तब। ठीक है, लेकिन अभी के लिए याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लो कि उनके हाइंड लिम्स में स्केल्स होती है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, फंस सकते हैं अगर नीट में क्वेश्चन आए तो। एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। क्लास्पिंग यानी अटैच, पकड़ना उनको। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल। ठीक है, उसको प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, PREEN। बाकी कोई ग्लैंड इनमें नहीं रहती है, बाकी इनकी स्किन ग्लैंड नहीं रहती, मतलब बॉडी के अंदर रहेगी सरफेस पे, बाकी इनकी स्किन ड्राई रहती है। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटीज। क्यों एयर कैविटीज रहेगी इनमें? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के वक्त बताया था कि उड़ने के लिए इनको हल्का रहना पड़ता है, इसलिए बोन इनका हॉलो रहता है। पर फिर बोन हॉलो रहेगा तो उसमें बोन मैरो नहीं रहेगा, बोन मैरो नहीं रहेगा तो फिर RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स बनाने का काम कौन करेगा? तो उसके लिए रहता है बुर्सा ऑफ फैब्रिशियस, बुर्सा ऑफ फैब्रिकस, है ना। और वो जो बुर्सा ऑफ फैब्रिकस नाम का ऑर्गन है उसमें सबसे पहले बी सेल्स डिस्कवर हुए थे, इसलिए बी सेल्स का नाम है बी सेल्स। वो बोन मैरो में बनती है बी सेल्स, वो तो कोइंसिडेंस हो गया, लेकिन डिस्कवर वो बुर्सा ऑफ फैब्रिकस में हुई थी, इसलिए बी सेल्स नाम है। ऐसा इम्यून सिस्टम को भी बताया था, इफ यू रिमेंबर। तो ऐसा हॉलो बोन जो रहता है उसको बोलते हैं न्यूमेटिक बोन। अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म है, इवोल्यूशन में भी काम में आएगा न्यूमेटिक बोन। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चेम्बर्स, दैट इज द क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप एंड गिजार्ड क्या है अपने को पता ही है, अभी अपन ने कॉकरोच में देखा हुआ है। Heart is completely four-chambered. They are warm-blooded, that is homeothermal animals. That is, they are able to maintain a constant body temperature. Respiration is by lungs. Air sacs connected to lungs supplement respiration. ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। ऐसा का ऐसा नीट में क्वेश्चन आया था एक बार पुराने वाले कि द एयर सैक्स प्रेजेंट इन बर्ड्स ऑल्सो एड इन रेस्पिरेशन। तो उसको गलत मार्क कर दिया था कई स्टूडेंट्स ने, ये सोच के कि एयर सैक्स तो बायंसी बढ़ाने के लिए रहेगा, उनमें रेस्पिरेशन में क्या रोल रहेगा। लेकिन नहीं, बायंसी बढ़ाने का काम तो करते ही है एयर सैक्स, नो डाउट, लेकिन वो दे ऑल्सो सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, मतलब लंग्स के साथ साथ उन एयर सैक्स का भी रेस्पिरेशन में रोल है। KVPY के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, sexes are separate, fertilization is internal, they are oviparous and development is direct, of course. And then finally we come to class Mammalia. They are found in a variety of habitats like polar ice caps, ठीक है, पोलर रीजन्स में, आर्टिक अंटार्कटिक रीजन में, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डार्क केव्स, हर जगह मिलते हैं। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। अडेप्टेड टू फ्लाई वाले बैट्स, लिव इन वाटर वाले व्हेल्स, डॉल्फिन्स, ठीक है, सील्स, पोर्पोइजेस, ये सब। पोर्पोइज, टॉर्टोइज नहीं बोल रहा हूँ, पोर्पोइज बोल रहा हूँ, पोर्पोइज, PORPOI, पोर्पोइज, ठीक है। वो दिखने में डॉल्फिन समान रहते लेकिन मैमल्स रहते हैं। The most unique mammalian character is the presence of milk-producing glands by which the young ones are nourished. They have two pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming or flying. The skin of mammals is unique in possessing hair.
ठीक है, हेयर सिर्फ मैमल्स में मिलते हैं। देखो केराटिन प्रोटीन सिर्फ मैमल्स में नहीं मिलता है, केराटिन प्रोटीन तो रेप्टाइल्स में भी है। मैंने अभी बोला ना कि रेप्टाइल्स के जो स्केल्स और क्यूट्स रहते हैं वो किससे बने हैं, तो केराटिन प्रोटीन से बने हुए हैं, मतलब केराटिन प्रोटीन उनमें भी प्रेजेंट है। लेकिन हेयर सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट है। एक्सटर्नल ईयर्स और पिन आर प्रेजेंट, ये सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट है और किसी में प्रेजेंट नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ, ठीक है, अलग अलग प्रकार के टीथ अपने को जॉ में मिलेंगे, जैसे इंसिजर्स, कनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। हार्ट इज 4 चैम्बर, दे आर होम्योथर्मस, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर विविपेरस विथ फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एक मैमल्स की खासियत यहाँ पर दी नहीं है, वो लिख लेना। थोरैक्स एंड एब्डोमेन इज डिवाइडेड बाय डायफ्रा, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के बीच में डायफ्रा प्रेजेंट रहना, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है क्लास मैमेलिया की, वो उसको एक लिख लेना, ठीक है। एक और चीज़ लिख लेना जो एनसीईआरटी में नहीं दी है, द क्लास मैमेलिया इज डिवाइडेड इनटू प्रोटोथेरियंस, PROTO THERIANS, प्रोटोथेरियंस। प्रोटोथेरियंस मतलब एग लेइंग मैमल्स, प्रोटोथेरियंस मतलब एग लेइंग मैमल्स। अभी मैमल्स के लास्ट लाइन में यही तो लिखा है, दे आर विविपेरस विथ फ्यू एक्सेप्शंस, मतलब कुछ एक्सेप्शंस है ना, तो प्रोटोथेरियंस एग लेइंग मैमल्स। एग्जांपल्स में पहला ही तुमको दिख जाएगा, पहला ही एग्जांपल ओविपेरस करके लिखा है, ऑर्निथोरिंकस दैट इज प्लेटिपस, है ना, तो एग लेइंग मैमल है, वो क्या हो गया, प्रोटोथेरियन हो गया। दूसरा लिखेंगे मेटाथेरियन। अच्छा, प्रोटोथेरियंस को ही थेरियंस भी बोल सकते हैं, नहीं, रुको, थेरियन शायद यूथेरियंस को बोलते हैं, वो मैं देख लेता हूँ। प्रोटोथेरियंस हो गया, दैट इज एग लेइंग मैमल। फिर मेटाथेरियंस, META, और फिर थेरियन, THERIAN, थेरियन, मेटाथेरियंस, ठीक है। मेटाथेरियंस मतलब पाउच्ड मैमल्स, जिनमें पाउच रहेगा, जैसे कैंगरू, ठीक है, कैंगरू, मेटाथेरियंस। इनको मार्सुपियल्स भी बोलते हैं, MARSUPIALS, मार्सुपियल्स। द मेटाथेरियंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज मार्सुपियल्स। मतलब ये रहते तो विविपेरस ही है, लेकिन यंग वन को पैदा कर देते हैं और फिर पैदा करने के बाद उसको अपने पाउच में रख लेते हैं और फिर उस पाउच में उसका फर्दर ग्रोथ होते रहती है। ये प्रीडेटर से बचने के लिए तरीका है, तो हमेशा अपनी मदर जो है उस बच्चे को अपने पाउच में ले लेकर ही घूमते रहती है, ठीक है। कैंगरू में रहता है, तुमने नेट जियो पे वगैरह देखा होगा। तो इनको बोलते हैं मार्सुपियल्स और पाउच्ड मैमल्स, मेटाथेरियंस। एंड लास्ट वन आर यूथेरियंस। यू मतलब नया, पता ही है अपने को, यूकैरियोट्स, वैसे यूथेरियंस ये रहेंगे प्लेसेंटल मैमल, जिनमें प्लेसेंटा डेवलप होगा, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, कैट, रैट, डॉग, टाइगर, लायन, ठीक है, ये सब क्या है, प्लेसेंटल मैमल्स है, यूथेरियंस, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल्स के लिए मैं एक और वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल्स की ट्रिक्स तुमको मैं बता देता हूँ। बाकी आई होप कि एनसीईआरटी का ये पार्ट तो अपने को समझ में आ गया, इसमें तो कुछ सुपर क्लास टेट्रापोडा में तो कुछ खास याद रखने लायक नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल्स कैसे बनाने, क्योंकि मेरे को लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना लेता हूँ।